नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज की सबसे बड़ी खबर है कि यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कि भारत का जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी का एक काउंटर पार्ट है यूएस का। और उसने गंभीर आरोप गौतम अदानी और उनके साथ 6 और लोगों पर लगाए हैं कि एक सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए की घूस दी है। और ये सारा इंडाइटमेंट का मामला है, वो पकड़े गए हैं इस मामले में और उनके खिलाफ सर्च वारंट भी जारी किया गया है। अब इधर राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अदानी को क्यों गिरफ्तार न किया जाए। अगर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखें और कांग्रेस ने भी जो एक ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जनता से कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, अदानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन अदानी ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही कोई जांच होगी। ये कांग्रेस का ट्वीट है क्योंकि अदानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं और इसी चीज को उन्होंने कहा है। और उन्होंने, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं ये भी कोट करना चाहती हूं कि अब ये बिल्कुल साफ और स्थापित हो चुका है कि अदानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अदानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। ये हमारी कही गई बातों की पुष्टि है। प्रधानमंत्री अदानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री अदानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मोदी और अदानी एक हैं तो सेफ हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने इस कथन में उठाई हैं। लेकिन ये मामला कितना गंभीर है, इसका क्या असर होगा और जिस तरीके से मार्केट्स कोलैप्स कर रहा है, तो क्या अदानी का अंपायर कोलैप्स कर चुका है? क्योंकि जब इतनी अनियमितताएं के साथ और ये जो सब इरेगुलरिटीज है, अगर यूएस कमीशन ने इसको पकड़ा है, यूएस सिक्योरिटीज कमीशन ने, तो क्या अब अदानी इन्वेस्टमेंट करने लायक देश विश्व के किसी भी हिस्से में क्या वाकई में बचे हैं? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का मामला है सर, ये कितना गंभीर है? और अगर मैं 4-5 पॉइंटर्स में अगर आपसे कहूं कि एक कॉमन मैन को समझाने के लिए आप किन बिंदुओं को सामने रखेंगे? अगर ये मामला इतना गंभीर है, उसको कैसे समझाया जाए लोगों को? जी देखिए, ये केवल यूएस सिक्योरिटीज का नहीं मामला है, ये एफबीआई का भी मामला है। तो एफबीआई जो है इंटरनली वहां पर जो क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। उनकी 54 पेज की जो रिपोर्ट है वो जो है वेबसाइट पर है, और जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, और हर भारतीय जिसको कि लगता है कि वो करप्शन के कारण उसका देश जो है बिकता जा रहा है, वो जाके उसको जरूर पढ़े और पढ़ के उसको लाइक अ टेक्स्ट बुक समझने की कोशिश करे कि इसमें क्या हुआ। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे या जिनके पास टाइम नहीं है, उनको मैं ये समझाता हूँ कि ये क्या मामला था। ये मामला सबसे पहले कि इसमें एफबीआई और अमेरिका का जो सेबी है, सेक, उसमें कैसे आया। वो इसलिए आया क्योंकि अमेरिकन मार्केट में के थ्रू कनाडा के एक इंटरमीडियरी थे, पेंशन फंड थे, वो लोग अडानी के लिए पैसा बॉन्ड के थ्रू जो है रेज कर रहे थे। तो उनकी जिम्मेदारी और उनका वो जुरिस्डिक्शन बन गया कि इस चीज को एग्जामिन करें कि हमारे इन्वेस्टर को कहीं झूठ बोल के बेईमानी करके चीट तो नहीं किया जा रहा है। तो ये उनका कारण हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करने में। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि ये जो कैनेडियन फर्म मिल के अडानी के साथ जो पैसा अमेरिकन मार्केट से बॉन्ड कर्जा उठा रही थी बॉन्ड के रूप में, तो उसमें उन लोगों ने ये देखा कि वो 12 गीगावाट मतलब 12,000 मेगावाट का ये सोलर एनर्जी का प्लांट लगा रहे हैं। इतना बड़ा प्लांट लगा रहे थे, उसके लिए इनको पैसे की बहुत जरूरत थी, तो वो पैसा उठा रहे थे। लेकिन इस पावर का कोई खरीदार नहीं था क्योंकि ये बहुत महंगा था। और इन्होंने ये कोशिश कर रहे थे कि जो एक भारत सरकार की ऑल्टरनेटिव एनर्जी की कंपनी है, सोलार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू हम डील करें कि पहले इनको बेचें, तो वो भी किसको बेचेगी,
तो उसने क्या किया कि जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेचने गया, तो स्टेट गवर्नमेंट लेने को नहीं तैयार थी। तब इन लोगों ने एक स्कीम बनाई कि कैसे ये घूस देके एक्सपेंसिव पावर बेचेंगे और उसका पैसा घूस देने का कहां से आए। तो जो स्टेट से सोलार कॉरपोरेशन को जो डील करना था उसके अंदर में जम्मू एंड कश्मीर जो है ये सारे उसके अंदर में, ये सारी कंपनियां उसके अंदर में आई। मैं आपको बताता हूं कौन कौन स्टेट थे उसके अंदर में। उड़ीसा था, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इन लोगों ने 7.4 गीगावाट्स का जो है पावर का उन लोगों ने उसके अंदर में अग्रीमेंट किया। इसके लिए उन लोगों ने घूस दी। तो ये जो घूस दी तो इसके सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंस थे, और तो और उन्होंने उसमें यह भी डिस्कस किया कि इस घूस को कैसे छिपाया जाए। समझ रहे? तो वो सारा जो है वो डिटेल्ड उनके चार्जशीट के अंदर में वो सारा जो है उसके अंदर में वो आ गया कि ये कैसा होता है। उसके ऊपर इन्होंने ये पूरा जो है, पहले तो इन्होंने इनको सर्च किया, गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, जो कि इनके बोर्ड के ऊपर हैं, उनको सर्च वारंट लेके वहां सर्च किया और इनके खिलाफ भी सर्च वारंट था। तो इसका जो पूरा इंडाइटमेंट है 54 पन्ने का कि कैसे हुआ, किस साल में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी को 18 मार्च से ये मालूम है कि एफबीआई ने मेरे पीछे पड़ी हुई है और इन कारणों से ये करप्शन के अंडर में मैं लायबल हूं। उसके बाद भी उसने इन्वेस्टरों को नहीं बताया, इन्वेस्टर हो या मर्चेंट बैंकर हो या और लोगों को नहीं बताया, जो उसकी जिम्मेवारी थी बताना कि इसमें जो है गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो इसके कारण ये सारा मामला जो, और एक तरफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ऑफ अमेरिका सेक है, तो उन लोगों ने भी जो है इस सारी बातों को वेबसाइट में आज डाला, शायद ये सोच के कि इलेक्शन हो रहा है, हम इलेक्शन के समय अगर इसको करेंगे तो इलेक्शन के इंटरफियरेंस में ये माना जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद हम उसको रिवील करते हैं। तो उसके अंदर में उन्होंने साफ साफ दिखाया कि कैसे 2000 करोड़ के घूस देने की साजिश हुई, कुछ दिया गया और कुछ साजिश किया गया। तो उसका उन्होंने पूरा फुल प्रूफ केस बनाया। उसके अंदर में वो कैनेडियन कंपनी के लोग भी हैं और इंडियन कंपनी के भी लोग हैं। विनीत जैन है, रुपेश अग्रवाल है, रंजीत गुप्ता है, दीपक मल्होत्रा है, सौरभ अग्रवाल है, और एक हैं ऑस्ट्रेलिया और इसके साइरल कैलेंडिनी या क्या नाम है, फॉरेनर, ये जो है सिंगापुर में रहते थे। अब इससे ये भी होता है कि ये क्या सिंगापुर माधवी बुच भी रहती थी, तो क्या उसका भी कनेक्शन है। तो वो सारा उन्होंने डिटेल में उसके ऊपर वो जो है रिवील किया हुआ है, जिसको कि देखना पड़ेगा। तो ये उसका टोटल वो है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि इनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि 30 साल 20 साल का अग्रीमेंट करो और उसका घूस आज दो, इसलिए कि ये देखिए इन्होंने दिया तो घूस केवल 2000 करोड़ का, लेकिन जो ये प्रॉफिट कमाते ज्यादा पैसा लगा के उसका वैल्यू बता रहे हैं कि $2 बिलियन है। मतलब कितना? 17,000 करोड़। तो 17,000 करोड़ का ये 2000 करोड़ रुपया घूस दे रहे हैं। आप बात समझ रही हैं? तो वो सारा जो है अब ये टाइड अप हो गया। तो दूसरी बात है कि हमारा जो जो इनका अडानी का जो गेम था कि हम बाहर से, देखिए इनके ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तो ऐसा बिहेव करते थे कि मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप जहां से बोलिए, यहां से पैसा वहां से पैसा, जैसे कि मतलब कि आरबीआई माने एक नेशन को भी उतना पैसा ना हो, इस तरह से इनका ये सीमेंट कंपनी खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको प्रॉमिस कर रहे हैं, लिमिटलेस। श्रीलंका जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, कीनिया जा रहे हैं, अरे कोई प्रोजेक्ट है विल डू, इस तरह का। सबसे बड़ी बात हुई कि ये जब करप्शन का चार्जेस लगा
तो अब अडानी कहीं से भी पैसा उठा नहीं पाएंगे, कोई इनको इंटरनेशनल मार्केट में कर्जा नहीं देगा। और हिंदुस्तान में ये सरकारी बैंक के अलावा कोई कर्जा नहीं देगा, और सरकारी बैंक वाला जो देगा उसकी भी नौकरी आगे पीछे जाएगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो लेंड करेंगे नहीं। तो ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि अडानी का जो इतना बड़ा करप्शन बेस्ड और ओवर इनवॉइसिंग का जो मॉडल बना हुआ था, ये मॉडल बोरोइंग और इसके कारण प्रॉफिट से भरा हुआ था, ये मॉडल इस रिपोर्ट, इस इंडाइटमेंट के बाद ये अब कोलैप्स कर गया। अब इनकी वो क्षमता नहीं है कि वो पैसा उठा पाए। इनफैक्ट जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज वो कंपेल हो गए सेबी को इन्फॉर्म करने कि जो हम बाहर में बॉन्ड ले रहे थे, हमारा जो है अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ, ये पहली बार किया, इनको 1 साल पहले करना चाहिए था, इसलिए हम इस बॉन्ड को जो है अब ये पैसा हम बॉन्ड के थ्रू नहीं उठा रहे हैं। ये आज उन्होंने ये भी खबर आ रही है कि जो अदानी ग्रीन है उसने अपना जो $600 मिलियन का जो उनका बॉन्ड था उसको विड्रॉ कर लिया है। ये जो सारे चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, उसी की बात मैं कर रहा हूँ अनिलू जी, आप सही कह रहे हैं, वो आज किया। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनको अब कर्जा न मिलने वाला, अरे विड्रॉ कर लें जब, अरे इनके तो पैसे की भूख है, कहीं से भी आ जाए, तो उनको तो मालूम है कि ये इसमें $6 नहीं मिलने वाले हैं। $600 की तो बात रखिए दूर, कोई भी इन्वेस्टर लगाएगा तो कहेगा अरे बेवकूफ, तुमने वो इंडाइटमेंट नहीं देखा, तुमने ऐसे भ्रष्टाचार वाले में पैसा क्यों लगाया, तो उसकी नौकरी जाएगी ना। तो जब $6 $600 में नहीं, 600 मिलियन डॉलर में नहीं मिलने को है तो करेंगे क्या? वो तो इनकी मजबूरी है, तो उनको तो विड्रॉ करना पड़ा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब इनको कर्जा जब नहीं मिलेगा और इनके ऊपर तमाम इन्वेस्टिगेशन है, तो अब अडानी करेंगे क्या? तो इनका वो पूरा मॉडल कोलैप्स कर गया। ये मैं दूसरी बात कि व्हाई दे हैव कोलैप्स्ड। अब तीसरी बात पर आइए कि शेयर मार्केट आज मैं सोच रहा था बहुत जोर कोलैप्स करेगा, वो क्यों बच गया? नहीं तो इस तरह का अगर कोलैप्स होता है कि अगर हिंदुस्तान, अगर कल रिलायंस कोलैप्स कर जाए तो देखिए शेयर बाजार का क्या हाल होता है। तो बचने का कारण इनकी बेईमानी ही थी जो हम लोग बच गए। वो बेईमानी ये थी कि इनको 75% अलाउड है बाय, इनकी करीब 6-7 कंपनियां लिस्टेड हैं, उनको 75% जो है प्रमोटर की होल्डिंग होती है, तो 75% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और पूरी दुनिया को, मतलब चूहा बिल्ली कुत्ते को भी मालूम है कि ये बाहर से पैसा लाके यहाँ लगाए हैं, और उसके ऊपर इसके हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा, तो 15% बाहर का पैसा, तो 90% शेयर इनके पास, और 4-5% हमारे जो बड़े लॉयल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन LIC और SBI ऐसे लोगों के पास। तो जो हिंदुस्तान का जो छोटा निवेशक या जो म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड को मालूम है कि ये झोल वाली कंपनी है, तो वो कभी नहीं उसमें पैसा लगाते हैं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, किसी ने इसमें पैसा नहीं लगाया। अगर वो लगाए होते तो आज इस तरह की सेलिंग आती, होड़ लग जाती, तो केवल ये 20%, 10% गिरे हैं, और गिरते, और उससे क्योंकि इनका लॉस होता तो दूसरे जगह से बेच के उस लॉस को मेकअप करते, तो शेयर बाजार बहुत ज्यादा गिरता। तो हमारी इकोनॉमी इसलिए बच गई। हमारी इकोनॉमी पर यानी हमारे स्टॉक मार्केट पर इतना ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं हुआ क्योंकि विनोद अडानी का 15% इधर लगा हुआ था, और LIC और स्टेट बैंक का पैसा लगा हुआ था। छोटे निवेशक और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें पैसा नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण ये शेयर बाजार जो है बच गया। तो ये इसका तीसरा एस्पेक्ट है कि हम बचे। अब आइए कि हिंदुस्तान में क्या होगा, तो मैं आपको कह देता हूं कुछ नहीं होगा। ये लोग इतने बेशरम हैं, आज इस रिपोर्ट को देख के क्यों नहीं सुओ मोटो एक्शन लिया जा रहा है? उस समय चंद्रचूड ने आगे बढ़ के सुओ मोटो एक्शन लिया, तो आज तो सब यही कहेंगे कि चंद्रचूड साहब की क्या लेगेसी है। ये लेगेसी है कि वो कैपिटलिस्ट लोगों के साथ साइड करते थे, और इतने बड़े मामले को उन्होंने जो है जानबूझ के एक ऐसी निकम्मी कमेटी बनाई जिससे कि वो पूरे अडानी के मामले पर पर्दाशाह ये हो जाए, वो लग जाए, और उसके बाद जो है
कहीं भी किसी को मतलब कि उनका स्कैम चलता रहे। ये क्या जिम्मेवारी नहीं थी? मैं तो बहुत ये सच तक कहता हूं कि हमारी और सेक में एक है एग्रीमेंट है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका की जो सेबी है उसने इंडिया की सेबी को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, और माधवी बुच को ये बात मालूम थी कि नहीं मालूम थी कि ये उसके लिए भी इतना सरप्राइजिंग न्यूज था। नहीं, अगर लेकिन एक उसको चीज़ और भी है, आपने जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि भई अगर ऐसी जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, अगर वो इस तरीके की इंक्वायरी कर रहा था, तो क्या माधवी बुच को पता था? और ऐसा तो नहीं हो सकता कि माधवी नहीं, बुच को पता नहीं होगा, फिर उन्होंने नहीं बताया हो क्यों नहीं? सकता है, नहीं नहीं हो सकता है वो सीक्रेसी में ऑपरेट कर रहे हो कि माधवी हुँ, बुच को बताएंगे तो ये पूरा लीक हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि उन्होंने अडानी को 18 मार्च को 2023 को, मतलब 1.5 साल पहले बता दिया था, और उसको मालूम था। और ये बात वो फिर कहते हैं कि जब उनको मालूम था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बेईमानी और घूसखोरी का, इस चीज को उसके बाद भी इसने डिस्क्लोज नहीं किया और पैसे ये उठाने की कोशिश ऐसा किया। तो नहीं तो होगा कि उन्होंने ये एक मोदी को ऑफिशियल बताया होगा। ऑफेंस है, स्टीलिंग द फैक्ट, नोन फैक्ट फ्रॉम द पब्लिक। नहीं बट अरुण जी, क्या मोदी को बताया होगा? अगर ये 2023 का इन्वेस्टिगेशन है, मोदी सरकार को बताया होगा? क्या निर्मला सीतारमण को उन्होंने बताया होगा? नहीं, हमें हमें ये तो देखिए, ये तो खुफिया वाली बातें हैं, हम इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर बताया भी होगा तो वो ओपनली तो नहीं कहेंगे कि हमने बताया। ये कहीं पर अगर कोई डॉक्यूमेंट में लीक हो जाए तो अलग बात है। और मोदी जी को भी बताया होगा तो क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी मतलब कि उनको देखिए, वो कानून अपने जगह है, उनकी फंक्शनिंग अपने जगह है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली उनको ये धक्का लगता है कि ये जो साइकिल चलती आ रही थी कि पैसा दिया पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स ने उनको जो है ये सारी डीलें कराई, पैसा उठाया, फिर और भ्रष्टाचार किया और मेगा वो किया। तो ये एक अपने तरह की एक पोंजाई स्कीम है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ पोंजाई स्कीम। तो हुँ। वो साइकिल जो है वो रुक जाएगी। मोदी जी तो अपने को बहुत होगा तो कहेंगे हमें क्या मालूम, ये तो कर रहा था, आई एम ये तो ऑल्सो, हम भी इससे स्कैम हो गए। राइट। नहीं लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी आज एक तरीके से कांग्रेस का स्टैंड विंडिकेट हो गया, जो कांग्रेस इतने दिनों से कह रही थी, आज उसको यूएस की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने प्रूव करके दिखा दिया। और अगर आज इंडाइटमेंट हो रहा है आज अदानी का, तो ये पॉलिटिकली अब ये चीजें कैसे अनफोल्ड करेंगी? पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है। जी। नहीं, अभी देखिए, ऐसे भी पार्लियामेंट वगैरह में तो इनके ऊपर जो है अब कोई इनको बचाने वाला नहीं है। फॉर्चुनेटली यूपी गवर्नमेंट के ऊपर कोई आंच नहीं, माने पुरानी यूपी गवर्नमेंट यही पावर में है, तो अखिलेश यादव के पास जो है मैक्सिमम सीट है। दूसरा है कांग्रेस के पास, तीसरा है महुआ मोइत्रा जो है टीएमसी की। तो ये बंगाल में भी अभी वो सोलर पावर वाला उन्होंने अग्रीमेंट नहीं किया है। तो तीन बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का इसमें जरूर नाम है। अब वो देखना पड़ेगा कि कितना मेगावाट का और क्या अग्रीमेंट था। तो वो तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबें या ना बोलें, तो ये लेकिन सरकारें जो आपने तमाम सरकारें जो गिनाई थी कि आंध्रा की है, उड़ीसा भी है, जहां-जहां पर ये प्लांट्स लगने थे, क्या उन सरकारों पर भी आँच आएगी? क्या उन पर भी सवाल खड़े होंगे इस पूरी इंक्वायरी के तहत? नहीं, तो इसमें तो वाईएसआर और उधर आप समझिए कि पटनायक साहब, ये दोनों वहां पे थे। तो उसमें लेकिन सब जगह सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जो कि ये सारी डील देती हैं। उसके हुँ। अलावा जितने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इस तरह के लोग हैं जो अल्टरनेट एनर्जी को जो फाइनेंस करते हैं, तो वो लोग भी इसके दायरे में आएंगे। ये सेंट्रल एजेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में तो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट ही आवेगी कि वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऐसे भी घालमेल वाला आदमी है। उसके ऊपर और सब भी चीजें हैं। और कौन सी सरकार है, मैं देख के बताता हूँ। उड़ीसा, जे-एंड-के, तमिलनाडु, हाँ, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ में ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार थी या पहली सरकार थी। अगर पहली वाली सरकार थी तो उसमें भी राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। तो अगर बघेल साहब ने वो घपला किया है तो बघेल साहब को सैक्रिफाइस कर देंगे। और ऐसे भी आज के तारीख में
ही इज सीन एज ए पॉलिटिकल लाइबिलिटी, कि बढ़ा चढ़ा के बोल के उन्होंने एक अच्छा खासा चुनाव हरवा दिया। तो मैक्सिमम अगर आएगा तो वो कांग्रेस का वो बघेल साहब, तो दे विल डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम इट। फॉर्चुनेटली ये जो है तेलंगाना में ये जो थे रेड्डी साहब, उनका इसमें नाम नहीं है, जो 100 करोड़ का चेक ले रहे थे। तो नाउ ही ऑल्सो बेटर वॉच आउट कि इस तरह का काम ना करें। तो ऑल इन ऑल जो नेम्ड है, तो ऑपोजिशन के पास कोई अब वो नहीं है कि अडानी को बचाएं, कोई कारण नहीं है। और ये इनका सबसे बड़ा कैंपेन पॉइंट है। ये अडानी के कारण हमारी पूरी इकोनॉमी को इतना बड़ा सेटबैक लगा। एम्प्लॉयमेंट तो देते नहीं है, आपको बताया था 46,000 केवल एम्प्लॉयड है, और टाटा की एक कंपनी टीसीएस में 2 लाख लोग काम करते हैं। आप सोचिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट कर रहे हैं, किस बात का, ये कर क्या रहे हैं? खाली कंज्यूमर से मोनोपोली प्राइस ले रहे हैं, जिसको कि सरकार फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन बस अंत में अरुण जी आपसे यही पूछूंगी कि ये जो यूएस इंडाइटमेंट है, और ये कितनी एक आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कमेंट्री इट इज ऑन द इंडियन सिस्टम, कि जो भारत की सरकार, चाहे वो भारत की अदालत हो, भारत की सरकार हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, यहाँ का वित्त मंत्री हो, ये लोग सब चुप बैठे थे और इस तरीके की इंक्वायरी यूएस कर रहा था, और जिसके बारे में गौतम अदानी ने इस बात को छुपाया, किसी को बताया नहीं, वो धड़ल्ले से, फिर भी पूरा जो ट्रोल आर्मी है वो यही कहती रही कि भाई ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, ये तो जॉर्ज सोरोस के गैंग का सारा कारनामा था। आज क्या कहेगी बीजेपी, क्या कहेगी आज जो ट्रोल आर्मी, और किस तरीके से जवाब देंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देखिए, मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, इंडिया इज अ पैराडाइज फॉर द करप्ट। उसके लॉयर्स, लीगल सिस्टम, कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बी इट सेबी, बी इट ईडी, बी इट आईटी, ये जितने लोग हैं वो सारे के सारे जो है पीएमएलए वाले, सब के सब इसके अंदर में न केवल इनकॉम्पिटेंट हैं, बट ये लोग करप्ट हैं। मैं कोर्ट के बारे में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सिलेक्टेड जजेस हैं, वहां पर बहुत ही अच्छे जजेस भी हैं जिनके पास वो मामला जाता ही नहीं है। जो काबिल है उनके पास ये मामला जाता नहीं है, ये अपना बेंच भी फिक्स कर लेते हैं, और जो बड़े बड़े लॉयर हैं दे आर देयर फॉर हायर। तो इंडिया में इनकी अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। आप देखिए, तो हम 1.5-2 साल से हिंडनबर्ग के समय हम सबसे पहले शूट दी मैसेंजर, हिंडनबर्ग इज अ शॉर्ट सेलर। जितने गधे लोग हैं जो ये बात कहते हैं, उनको एबीसीडी नहीं आता कि बाजार में तेजड़िए होते हैं, मंदेड़िए होते हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ द ऑपोजिट कॉइन। अगर वो बुल नहीं होगा तो बेर नहीं होगा, और बेर नहीं होगा तो बुल नहीं होगा, है ना? तो शॉर्ट, जैसे लॉन्ग बायर है वैसे ही शॉर्ट सेलर है। अब इस चीज को लोगों ने रिपीट करना चालू किया, और तोते के तरह, जिनको कि शेयर बाजार के बारे में एबीसीडी नहीं आता है, वो कूद के अपना जो है चैनल पर चले जाएंगे और ज्ञान देना चालू करेंगे। तो हिंडनबर्ग को वैसे उन्होंने किया, जबकि मालूम था, इसको भी मालूम था कि हम करप्शन में फंसे हुए हैं। तो देखिए, उसके बावजूद भी दे वेदर्ड द स्टॉर्म। और क्या कारण है कि हम 1.5 साल में, और सेबी इस मामले को 5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो 23 कंपनी में 22 कंपनी का इन्वेस्टिगेशन, और हमको जाके सुप्रीम कोर्ट में माधवी बूच को और समय चाहिए, और समय चाहिए। वो चंद्रचूड भी अपनी डेडलाइन सेट करके बढ़ाए जा रहे हैं, और अंत में कहते हैं नो नो वी मस्ट ट्रस्ट आवर रेगुलेटर, करके मामला ही बंद कर। तो आप ये देखिए कि कहां कहां से इनका वो निकला। श्रीलंका में निकला, एक्शन किसने लिया? कल हम लोगों ने बात की, बांग्लादेश ने, वहां की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा है, हम तो कहते हैं कि ऐसा ऑर्डर हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट ने करना लिखा, और आज तक नहीं लिखा, एंड वी शुड सल्यूट दी। उसके ऊपर जो कार्यक्रम कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो आपके चैनल पर जाके फिर से देखें। और वहां पे कीनिया ने इनको पकड़ा, और आज ये 3 तो पकड़े, ये सब छोटे छोटे देश हैं, और आज तो आप समझिए कि जो बोनस या जो जैकपॉट था वो आज अमेरिका ने पूरा कर दिया। तो सारा तो बाहर निकल रहा है। तो ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? जीरो क्रेडिबिलिटी है। जब इतना बड़ा, और देखिए इनके तो एक एक प्रोजेक्ट, इक्के दुक्के प्रोजेक्ट थे जिसमें ये पकड़ा गए।
वहां भी एक ही जगह गए जहां पर वो पैसा रेज करने के कि यहाँ तो ये हर दिन कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई सीमेंट कंपनी खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, कोई टीवी की कंपनी खरीद रहे हैं। और वो रवीश कुमार तुम्हें इतना बोलता है, अभी एनडीटीवी खरीदा, चुटकी में खरीद लिया, देखते रह गए लोग। बॉम्बे एयरपोर्ट चाहिए, ये लो, सीमेंट कंपनी चाहिए, लोग देखते रह गए, उठाते गए। तो नेम इट एंड दे हैड द मनी टू बाय इट। ये धंधा कल से, आज तो वो पैसा ही नहीं उठा पाए। तो ये लेकिन इतने स्कैम हुए, किसी को कहीं से पता नहीं चला और किसी ने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कोई रेड नहीं किया। इतना बड़ा टैंकर जो है ड्रग का, देखिए मैं पहले इस बात को नहीं मानता था, और मैं सही कहूं कि कितना भी हो, अडानी विल नॉट कनाइव कि ये ड्रग ट्रेड में जो है ये इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अब लगता है कि इतना बड़ा जो टैंकर वहां पर ड्रग का उनके पोर्ट पर पहुंचा, और उसके बाद पूरे देश के अंदर में वो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पकड़ा जा रहा है, कि लोगों को जो है ड्रग पिला के जो है सुला दो कि ये हल्ला नहीं करें या जो अग्रसर नहीं हो ये यूथ को, इसमें भी जो है कहीं ना कहीं इनका लगता है अब ये सब चीजों को देख के कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बात है तो ये बहुत ही, मतलब कि हम इस बात को जानते हैं कि जो कस्टम्स वाले हैं वो अडानी के मर्जी के बिना मुंद्रा पोर्ट के अंदर में नहीं जा सकते हैं। और मैं ये बात जो है, मैं बहुत जो कस्टम्स वालों को जानता हूं, मैंने उनकी बात मैं बता रहा हूं कि इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड जोन, तो इट इज अ पैराडाइज फॉर एनी टाइप ऑफ स्मगलिंग। तो ये जो हमने पोर्ट दिया है, ये खाली पोर्ट नहीं दिया है, हमने उसके साथ उनका वो भी दिया है। लेकिन लास्ट में बस अरुण जी आपसे पूछूंगी कि क्या अब हम ये मान लें कि ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के इंडाइटमेंट के बाद क्या अदानी के अंपायर का दी एंड है एक तरीके से? अब अदानी कहीं किसी भी देश में इन्वेस्ट करने लायक अब नहीं बचेंगे? नहीं, देखिए हिंदुस्तान के अलावा तो ये कहीं नहीं कर पाएंगे। यू टेक दिस प्रोफेसी। अब हिंदुस्तान में मोदी जी इनको कितना बचा के करवाते हैं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर हर इंस्टीट्यूशन बिक चुका है। इसके बाद हमें क्या फेथ होगा? अरे हम लोगों ने चंद्रचूड़ साहब को, हमें याद है प्रशांत भूषण के थ्रू अच्छे अच्छे एकेडमिक्स वालों का नाम दिया था, जिनको कि अकाउंट्स के बारे में मालूम था। कह दिए कि नहीं नहीं, हम ना आपकी लेंगे ना सरकार की लेंगे, अपने ये करेंगे। यू नॉट इवन विलिंग टू लिसन। अगर ये कहते कि अच्छा नाम दे दो हम देखेंगे। और वहां पर बांग्लादेश में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, तुम करो, महीने भर लो, और इंटरनेशनल लोग ऑफ रिप्यूट, जिनको कि कानून का भी और जिनको जो है इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, पावर का, सॉरी एनर्जी का, उनको लगाओ। अगर ऐसा ही आप कर देते यहाँ पे तो भाई लोग आपके गुलाम हो जाते हैं, फिर आपको लेगेसी की बात ही नहीं करनी पड़ती, इतने में आपकी पूरी लेगेसी बन जाती। You have to, in law, always side with the common man, with the citizen, with the deprived, with the underdog, which we are not doing. That is the problem in our legal system. और एक बार मैं और कहूंगा नीलू जी, जितना मामला आपने इसको उठाया और इस पर डिबेट किया, आपके चैनल से लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जितना लोग खुल के और ये जो एनालिसिस होती है ये कहीं नहीं होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आप रोज बड़े इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत कीमती चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।